ले लो एक बार, मैं बोल रहा हूँ कब से। हेलो प्रियंका। हेलो सोनी। मेरी आवाज क्लियर है? आर यू एबल टू लिसन मी और नॉट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रहा है? क्लियर है? देखो, दिख रहा है? आवाज आवाज क्लियर है? ओके। विजिबल। चलो शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन पे फिनिश किया था अपनी जो कहानी थी। वो रुकी हुई थी साइक्लोट्रॉन पे। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो था ग्रेविटेशनल सेटलिंग में, ग्रेविटेशनल सेटलिंग की बात करते हैं। वहां पे कितना था? ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर था। करेक्ट। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं पार्टिकल साइज की बात कर रहा हूं। करेक्ट। आई एम आस्किंग अबाउट द पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे क्या है? लेस देन 8 माइक्रोमीटर है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉनिक सेपरेटर तो कल ही समझ गए होंगे। जैसे कि यहां से अगर इनलेट हो रहा है एयर का, ठीक है। अब ये एयर जो है ये दो तरीके से जाता है। एक तो यहाँ दूर पे भी छिटक के जाता है, ऐसे दूर तक छिटकता है। फिर ये घूम के ना यहाँ से शॉर्ट होके निकलता है ऊपर ऊपर। ठीक है। ऐसे शॉर्ट होके ऊपर ऊपर निकलता है। एक तो बड़ा सर्कल बनाएगा, फिर अंदर में घुस के छोटा सर्कल बनाते हुए निकलेगा। तो दिस इज द वे। तो जब ये दो राउंड में छिटक के निकलता है तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डिपोजिट हो जाते हैं तुम्हारे साइड वॉल्स में। ठीक है। देन दे गेट सेटल डाउन। आउटलेट से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दी साइक्लोन सेपरेटर, जिसको हम रिवर्स फ्लो साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। ओके। सो ये साइक्लोनिक सेपरेटर में काम होता है। करेक्ट। समझ में आया? ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। कौन? क्योंकि तुम जान रहे हो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो तुम जानते हो ना, एक लिमिटेड फोर्स के बाद जब तुम रोटेशन करने की कोशिश करते हो तो तुम छिटकते हो, क्योंकि mv²/r जो है वो बाहर की तरफ लगती है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यही तो नियम है। जो बाहर की तरफ लग रही है वो इसी वजह से लगेगी। करेक्ट। ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि साइक्लोनिक सेपरेटर में ये काम हो रहा है। तो ये तुम्हारा साइक्लोनिक सेपरेटर की कारण। इसके बाद आता है तुम्हारा, मैंने ऑल्दो मैंने ये कल पढ़ाया था, लेकिन फिर थोड़ा रिपीट करने की बात चल रही है। ठीक है। कि इसमें कुछ कुछ चीजें जो मिसिंग हो गई थी वो थी तुम्हारी ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, लेस देन 8 माइक्रोमीटर। ठीक है। माइक्रोमीटर का मीनिंग तो समझते हो ना भाई? ओ भाई, पता चला माइक्रोमीटर का मीनिंग ही नहीं आता है तुम लोगों को। चलो वही पूछ लेते हैं पहले।
माइक्रोमीटर का मीनिंग क्या होता है भाई, बताना। हेलो सोनी। होती है बट कितनी होती है? अरे यार स्पेलिंग तो सही लिखो सोनी, माइक्रोमीटर का स्पेलिंग भी नहीं सोच रहे हो। एम एम? क्या घोड़ा बेच के खा लियो क्या? एम एम कुछ भी। प्रियंका थोड़ा बताना। सोनी तो भाई लगता है सेवेंथ हेवन में हो तुम आज। आज तुम सेवेंथ हेवन वो लग रहा है, भूल गए हो लग रहा है सोनी। चलो प्रियंका, कैन यू एक्सप्लेन मी, माइक्रोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? बताओ यार, माइक्रोमीटर कितना होता है? यार इनवर्टल केमिस्ट्री पढ़ चुके हो यार, कुछ तो बताओ, फिजिक्स पढ़े हो बचपन में, चुप थोड़ी रहना है। अरे यार माइक्रोमीटर रे, क्या रे सोनी, सोनी एक ब्रांड है। माइक्रोमीटर का मीनिंग एमएम नहीं होता है, माइक्रोमीटर का मीनिंग ये होता है, ये उसका सिंबल होता है, समझ रहे हो? तुम एमएम जो बोला ना, दैट इज मिलीमीटर। क्या यार सोनी, तुम जब मिलीमीटर और माइक्रोमीटर का फर्क नहीं बता कर पा रहे हो, जेआरएफ कैसे निकालोगे? सोनी, एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे ये सब चीजें यार, ऐसे मत बोला करो। माइक्रोमीटर जब बोलता हूं ना तो ध्यान से सुना करो, मिली और माइक्रो में फर्क होता है। माइक्रो कितना होता है? इंटू 10⁶, नहीं, -6 मीटर। और मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। आया समझ में या नहीं? हाँ या ना भी नहीं बोलोगे क्या? ऐसे ही ताकते रहोगे? आर यू गेटिंग दिस नॉट? सर रिमेम्बर नहीं था भाई, ये सब रिमेम्बर करने वाली चीजें है क्या? ये तो आई थिंक +2 की पढ़ाई है, 6 साल आगे हो चुके हो +2 से। गजब का है ड्रामा यार तुमका। और प्रियंका बोल ही नहीं रही है, साफ सुन गया क्या प्रियंका? बता क्यों नहीं रहे हो? बता तो ये करो आंसर। नहीं आता तो किसी को गाइड तो कर दिया करो कम से कम। या नहीं आता तो नो सर बोल दो यार, कुछ तो बोलो। साइलेंट बैठने का क्या मीनिंग है? उसको भी याद नहीं है सर। भाई नहीं याद है तो नो सर बोल दिया करो। फेंकना नहीं है, वही बता रहा हूं। यूजीसी के नेट के एग्जाम में ना फेंकना बंद करो, कंसेप्ट क्लियर करके बैठो। अब देखो है तुम्हारे लिए सब नई चीजें, प्रियंका हो सोनी हो, दोनों के लिए, तुम लोग के लिए क्या है नई चीजें। मैंने कल प्रियंका को एक काम दिया था, वो काम उसने अभी तक नहीं किया। तुमको मैंने कल क्या काम दिया था? फिलर फॉर्म का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना, और उसमें हमारा जो टेलीग्राम है उसको ढूंढना। ढूंढा तुमने? नहीं ढूंढा। कल भी ये काम दिया था, बैठे रह जाओगे, ना एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा ना कुछ होगा तुम लोगों का। चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, तुम पढ़ते रहना भाई। अब तुम लोग एक्स्ट्रा इंटरेक्शन ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखो, अब मेरा काम है तो मैं तो पढ़ाऊंगा। अब जैसे कि ये सेकर मैकेनिज्म है, क्या होता है कि पॉल्यूटेड एयर जो है
जो कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर, देखो ये लेस देन 1 माइक्रोमीटर पे काम करता है, मतलब 10⁻⁻⁻⁶ मीटर से भी छोटा, काफी छोटा होगा, दिखेगा भी नहीं तुमको, डॉट की तरह, इलेक्ट्रॉन के साइज का होगा, बहुत कम होगा, दिखेगा भी नहीं तुमको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी थोड़ा बड़ा होगा, पर दिखेगा नहीं तुमको, इनविजिबल होगा, ठीक है। तो ये इनलेट पॉल्यूटेड एयर जो है यहाँ से एंट्री ले रहा है, एंट्री लेके किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक स्पॉन्ज है तुम्हारे पास, स्पॉन्ज, करेक्ट, एक स्पॉन्ज है, तुमने क्या किया, गंदे पानी को लाके इस पे फेंक दिया, तो क्या होगा, इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे क्या इस स्पॉन्ज में चिपक जाएंगे, और अच्छा पानी जो है बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। तो बैग फिल्टर्स जो है वो इसी तरीके से काम करता है। अब यहां पे देखो उसने क्या लगा रखा है, ट्यूबुलर फिल्टर बैग्स लगा रखे हैं, बैग बने हुए यहाँ पे, छोटे छोटे बैग्स है, जब हवा इनमें जाती है तो ये क्या करते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल है इसको फिल्टर आउट करके नीचे फेंक देते हैं, और अच्छी हवा जो है बाहर निकल जाती है, क्लीन एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब एक बार अगर बैग फिल्टर में पूरा डस्ट जम गया, तो उसको जरूरत किस चीज की, शेकर मैकेनिज्म की, ताकि वो शेक होके वो भी झड़ जाए, क्योंकि यहाँ ये चिपक जाएगा तो झड़ेगा किसे, झड़ाने के लिए क्या चाहिए, शेकर मैकेनिज्म चाहिए, तो एक शेकर से ये बंधे हुए हैं। उसके बाद देख सकते हो कि इतने सारे डस्ट पार्टिकल जो है रिमूव होके नीचे गिर रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग इन दी व्हाट, बैग फिल्टर्स, जिसको हम बोलते हैं फैब्रिक फिल्टर्स, या बैग हाउस फिल्टर भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये आउटलेट है फॉर डिस्चार्जिंग द कलेक्टेड पार्टिकल्स, एक आउटलेट है जिससे कि तुम्हारा कलेक्टेड पार्टिकल्स जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, समझ में आया। तो ये दिस इज हैपनिंग इन दी बैग हाउस फिल्टर, ओके। सो ये कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए कि ये कैसे काम करता है। नाउ कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, तो यहां पे तुम देख सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जैसे कि ये बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इनलेट एयर जो है एंट्री ले रहा है, चलो मैं किसी और कलर से बनाता हूँ थोड़ा दिखे तुमको सही से, जैसे कि ये इनलेट एयर है, इनलेट एयर यहाँ से एंट्री ले लिया, करेक्ट। अब यहाँ पे एक रॉड डाल रखा है जिसको ना पावर सप्लाई दिया जा रहा है 50 किलो वोल्ट का, ओके। अब ये क्या है कि इसके साइड में इंसुलेटर लगा रखा है। अब क्योंकि हम डस्ट पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ, जो डस्ट पार्टिकल है क्या वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं। अब ये पूछोगे कि सर ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, कि रैंडमली ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो जब एक दूसरे से कोई चीज टकराती है तो क्या उनमें फ्रिक्शन के वजह से घर्षण क्रिएट होता है, अगर फ्रिक्शन की वजह से घर्षण क्रिएट होगा तो क्या उनमें चार्ज जनरेट होगा, डेफिनेटली चार्ज जनरेट होगा। तो ये जो चार्ज जनरेट होता है इसके वजह से क्या होता है, ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। साइड वॉल्स में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट कर ले रहा है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट कर ले रहा है, अट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, फिर जब तुम इलेक्ट्रिक चार्ज को बंद कर दोगे तो ये झड़ जाएंगे, झड़ के नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, कलेक्टेड डस्ट जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब ये वायर को पोजीशन में लाने के लिए तुम्हारा क्या है,
एक वेट भी दिया गया है, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड भी है, ठीक है, कलेक्टेड सरफेस ग्राउंडेड भी रखा गया है, क्योंकि अगर ये चार्ज होता रहेगा तो खराब भी कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अब ये बोलोगे कि सर ये कहाँ यूज होता है, भाई चिमनी में यूज होता है, चिमनी, आज के डेट में चिमनी में यही तो यूज होता है। कोल पावर प्लांट्स में कितना अमाउंट ऑफ गैस निकलता है, कितना धुआं निकलता है, वो काला काला मटेरियल जो उड़ के निकलता है चिमनी से, तो उसको कंट्रोल करना तो जरूरी है ना, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है टू कंट्रोल दोज थिंग्स। करेक्ट, गेटिंग। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वही है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 99% है, काफी अच्छी है। ऑलमोस्ट सारे डस्ट को फिल्टर करने की इसके अंदर ताकत है, सारे ही है। ये तो चार्ज बेसिस पे कर रहा है ना, तो ये तो सारे को ही कर सकता है। ठीक है, फिर कलेक्टेड डस्ट यहाँ आ जाएगा, और आउटलेट में जो निकलेगा वो क्लीन एयर निकलेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसको हम ईएसपी के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज ईएसपी, एंड यू नो दिस ईएसपी, व्हाट इज ईएसपी। करेक्ट, तो ये दिमाग में आ गया, ये दिमाग में प्रिंट हो गया है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की कहानी भी यहाँ पे खत्म। आगे चलते हैं। अब आता है वेट कलेक्टर्स। ठीक है, वेट कलेक्टर्स एंड वेट स्क्रबर्स, दो चीजें हैं, वेट कलेक्टर्स एंड वेट स्क्रबर्स, सेम चीज है। कलेक्टर हो या स्क्रबर हो, उससे कोई मीनिंग नहीं है, सेम चीज है, दोनों सेम चीज को बताता है। अब अगर हम बात करें, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज स्प्रे टावर, इसमें स्प्रे टावर यूज होता है। तो ये भी क्लियर है स्प्रे टावर क्या होता है। करेक्ट। अब इसमें खासियत बात है कि हम बोलते हैं एरोडायनेमिक डायमीटर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनेमिक डायमीटर? पता है एरोडायनेमिक डायमीटर क्या होता है? चलो ये जो टॉपिक है मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज के क्लास में आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ये जो टॉपिक है मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन याद दिलाना, ये नहीं कि बोल दिए सर तो भूल जाना है। याद नहीं दिलाओगे तो ये भी नहीं बताऊंगा। तो एरोडायनेमिक डायमीटर क्या होता है पता होना चाहिए। एक तो अगर हम बात करें कि डस्ट पार्टिकल जो है एंट्री ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे इनलेट पोल्यूटेड एयर जो है अंदर गया। ठीक है, अंदर जाके क्या हुआ, यहाँ पे एक स्प्रे टावर बना रखा है जिसे स्प्रे नोजल से निकल रहा है पानी। ठीक है, वो स्प्रे क्या करेगा, इसको भारी बनाएगा। जैसे ही भारी बनाएगा पार्टिकुलेट जो है सेटल डाउन कर जाएगा, और इनलेट वाटर तो यहाँ से आ ही रहा है। मिस्ट एलिमिनेटर, अब यहाँ पे एक एलिमिनेटर लगाया गया है जिसको बोलते हैं मिस्ट एलिमिनेटर। मिस्ट एलिमिनेटर, अब ये तो समझ में आ रहा है ना ये क्यों लगाया गया है मिस्ट एलिमिनेटर। ये उसको बाहर निकालने के लिए लगाया गया है, किसको, तुम्हारा डस्ट को बाहर निकालने के लिए लगाया गया है। ठीक है, ये स्प्रे है, ये स्प्रे नोजल है, ये इनलेट फॉर पोल्यूटेड गैस है, ये पार्टिकुलेट सेटलिंग डाउन है, ये इनलेट फॉर वाटर है। दो काम है। ठीक है, अब ये स्प्रे टावर है। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्लियर हो रहा है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पानी ऊपर से स्प्रे किया और जो डस्ट पार्टिकल है उसको भारी बनाया। भारी बनाने की वजह से क्या हुआ कि वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसका जो एलिमेंट्स है उसके अंदर जो बने हुए हैं, दोज विल बी सेटल डाउन एंड डिपोजिटेड इन दी आउटलेट। ठीक है, आउटलेट में डिपोजिट हो जाएगा, और तुम्हारा जो डर्टी वाटर है उसको तुम अगर एवापोरेट करा दोगे तो तुम्हारा क्या बन के आ जाएगा, डस्ट पार्टिकल बन के आ जाएगा, जो तुमको चाहिए पता करने के लिए कि उसमें कौन किस तरीके के डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो रहा है, इनलेट फॉर द वाटर, particulate settling down, outlet for the dirty water, and inlet for the polluted gas, spray, spray nozzle, mist eliminator। ठीक है, ये सब तो पता है क्या क्या है और कहाँ कहाँ मौजूद है। करेक्ट, ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
ओके, चलो अब हम बात करते हैं वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, अब फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्या थोड़ा और डेवलपमेंट किया जाए, क्या कोई मिक्स्ड टाइप का साइक्लोन सेपरेटर यूज कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने क्या किया, स्क्रबर और सेपरेटर दोनों को अलग कर, दोनों को जोड़ के बना दिया। तो अब देखो, एक वेंचुरी स्क्रबर भी होता है जो कि कनेक्टेड होता है तुम्हारा साइक्लोन सेपरेटर से, करेक्ट। अब क्या हुआ कि देखो, इनलेट पोल्यूटेड गैस जब एंट्री किया, यहाँ पे स्क्रबिंग लिक्विड, एक लिक्विड डाल दिया, स्क्रबर वेट स्क्रबर की तरह लिक्विड डाल दिया। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, तुम्हारा जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे भी सेटल हुआ, वो जो पानी बाहर निकला है उसको अगेन मिस्ट एलिमिनेटर से बाहर निकाल के फिर सेटलिंग डाउन किया जा रहा है। ठीक है, और आउटलेट में तुम्हारा ड्रॉपलेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें साइक्लोनिक सेपरेटर भी है कि ये जो हवा आई यहाँ पे साइक्लोन बन के अंदर घुसी। ठीक है, एक तो स्पीड से गया, डस्ट यहाँ पे डिपोजिट हुआ, और फिर वो भारी होके तुम्हारा पानी की तरह यहाँ आया। ठीक है, जहां से मिस्ट एलिमिनेटर से वो बाहर निकला और फिर सेटलिंग चैम्बर से गिरते हुए नीचे आ गया। ठीक है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल साइज है वो काफी फाइन है, 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। और इसकी जो स्पीड है वो 60 to 180 मीटर पर सेकेंड होती है तुम्हारी इसमें, वेंचुरी स्क्रबर में। वेंचुरी स्क्रबर, ठीक है। अब क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2, जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं, ये सॉक्स के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। और यही तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन है तुम्हारे डस्ट पार्टिकल के। डस्ट में जो मोस्ट कंपोजिशन होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट के होते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस चीज का ये सल्फेट जो होता है किस चीज से बना हुआ आता है, कितना होता है। दिस शुड बी ऑल्सो क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है साइक्लोनिक स्क्रबर, थोड़ा और एडवांस। अब सब में तो मिस्ट एलिमिनेटर अब यूज होना ही है, क्योंकि स्क्रबर यूज करते हो मतलब पानी का आना ही आना है। ओके, अब बात करते हैं कि इनलेट एयर गया, साइक्लोन की तरह मूव करेगा। साइक्लोन की तरह मूव करते हुए बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्प्रे कर दें, हाई प्रेशर का स्प्रेइंग नोजल्स लगा दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहीं पे स्प्रे होके वो साइक्लोन जब मूवमेंट कर रहा होगा वहीं पे वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और मिस्ट एलिमिनेटर तो है ही। तो ये एक और टाइप ऑफ तुम्हारा क्या है, स्क्रबर है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन स्क्रबर। करेक्ट, ये दिख रहा होगा तुमको, क्लियर हुआ ये नहीं हुआ ये। क्या इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई मतलब। समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हो। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई मतलब। नॉट गेटिंग। प्रियंका कुछ लिखी है, सर लिंक बता दो सर, खोजा था नहीं मिला, लिंक बता दो। अरे फिलर फॉर्म अंडरस्कोर यूजीसी नेट लिखो तो सही, अंडरस्कोर ईवीएस लिखो तो सही। फिलोफॉर्म नाम से तो आएंगे यार, कैसे बात कर रहे हो, फिलोफॉर्म नाम से कितने सारे बने हुए हैं। क्या बोलना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का मीनिंग क्या पूछना चाहते हो।
नहीं, मैं तुम्हारी बात समझा, कंफ्यूज्ड हो क्या हो, बट मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का मीनिंग क्या समझते हो? अरे वो ठीक है, तुम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का मीनिंग बताओ ना। वो तुम्हारी बात समझ गया मैं। तो यहाँ चैट करने थोड़ी आ रहे हो भाई, कुछ तो कारण होगा ना, वो चीज बताया होगा। बातें करने थोड़ी आ रहे हो तुम लोग। पढ़ाई करने आ रहे हो तो पढ़ाई की बातें किया करो ना। कुछ लिख रहे हो तो मैं देख रहा हूँ ना, क्या कमेंट्स पे लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। चलो, अब एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। दिया है देखो, किस चीज पे बात कर रहा है, देखो, ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, जिसका जो एरिया है वो है 6000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कलेक्टर प्लेट है, इसका एरिया जो है वो 6000 मीटर स्क्वायर है, जिसकी एफिशिएंसी है 97% एफिशिएंसी है। इन ट्रीटिंग, ट्रीट कर रहा है कितना, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड को, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ फ्लू गैस। फ्लू गैस को ट्रीट कर रहा है 200 मीटर क्यूब फ्रॉम द 200 मेगावाट पावर प्लांट, 200 मेगावाट पावर प्लांट से ट्रीट कर रहा है फ्लू गैस को। फिर बोलता है हाउ लार्ज द प्लेट विल बी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 98% एंड 99%। मतलब बोला कि पहले हमारे पास एक कलेक्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का एक कलेक्टर मौजूद था, जिसका एरिया जो था वो 6000 था, गिवन दिया है, 97% एफिशिएंसी से वो काम कर रहा था, और 1 सेकेंड में वो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को फिल्टर आउट कर रहा था। ठीक है, पावर प्लांट से, जिसकी मेगावाट है 200 मेगावाट का वो पावर प्लांट है। तो ये बोल रहा है कि इसको अगर इंक्रीज करके मैं 98 और 99% बनाऊं, तो कितना बड़ा प्लेट चाहिए मेरे को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, डब्ल्यू का एक फॉर्मूला है, जो वर्क ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे हो रही है उसका एक फॉर्मूला है, क्या है, इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एरिया, मतलब फ्लो रेट अपॉन एरिया, इंटू एल एन 1 - ईटा, जो कि है तुम्हारी एफिशिएंसी। अब ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 1 - ईटा जो है उसकी एफिशिएंसी है और इसकी वैल्यू इतनी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करेक्ट। तो ये एफिशिएंसी तुम्हारी यहाँ पे हो रही है। तो 97% पे तुम्हारा 200 तो था तुम्हारा क्यू फ्लो रेट, और 6000 तुम्हारा एरिया था, करेक्ट। 200 तुम्हारा फ्लो रेट था और 6000 तुम्हारा एरिया था, और एल एन कितना था, इतना, -1/30, एल एन 1 - 0.97, इसकी वैल्यू है 0.117। ठीक है, 0.117 इसकी वैल्यू है। तो एल एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.1, एल एन 0.01 इक्वल टू -4.6। फिर एल एन 0.03 इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, -3.5। ठीक है, एल एन 0.02 की वैल्यू कितनी होगी, -3.9। ठीक है, और एल एन 0.04 की वैल्यू कितनी होगी, -3.2। तो ये वैल्यूज मैंने दे रखे हैं, वैसे तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ।
जो लिखा था वही ठीक था। और नो, ये तो मिट गया। ठीक है, जो लिखा हुआ था वो ठीक था, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। हाँ ये तो है, ये तो याद हो गया है। 0.2 पे -3.5 है, और 0.02 पे, छोड़ो ये सब देखने की जरूरत नहीं वैसे तो, बस वैल्यू याद कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। देखो मोस्टली क्वेश्चन जो आएगा, तुम ये भी मान के चलो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा ln पे, वो बनेगा कितना, वो बनेगा 0.01 पे बनेगा, या तो 0.02 पे बनेगा, या तो 0.03 पे बनेगा। ठीक है, 97%, 99%, 98% के पास पास ही बनेगा। तो इसके वैल्यूज याद कर लो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसमें तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि W8 बनाने के लिए कितना कितना चाहिए उसका वैल्यू याद करो, और फिर उनका इंक्रीमेंट निकाल लो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ये तो तुम्हारा वो निकल गया ना, इसके बाद तुम उसका 98 और 99% वाले का एरिया में झोंक दो उसको। जब तुम्हारा वैल्यू 97 वाला आ चुका है, अब उसमें 98 और 97 वाले के वैल्यूज को डाल दो, एरिया हटा दो, फ्लो रेट पता है, और उसको दिखा दो। ठीक है, बाकी वैल्यूज तो तुमको पता ही है क्या लगाना है उसमें। करेक्ट, तो ये तो तुम्हारा क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है ये आएगा एग्जाम में, तो इसको बनाना आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ये वैल्यूज आते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अभी बता दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर गलत करोगे। वापस से एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है? करेक्ट करेक्ट बताओ, हाँ या ना, कंफर्म बताओ। वापस से A to Z रिपीट कर दूं? अरे क्लास में हो, रिपीट। ओके, रिपीट। हाँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये जो है W = -Q/area इंटू ln1 - एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसमें जो W97 है, इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली। W97 की जो वैल्यू निकल के आई, वो कुछ इतना निकल के आई, 1 - 1/30 इंटू 3.5, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। करेक्ट, वो बोलता है हाउ लार्ज द प्लेट विल बी इंक्रीज, कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए प्लेट में ताकि उसकी एफिशिएंसी जो हो जाए वो 98% हो जाए, ये चीज वो बता रहा है। तो तुम्हारे पास 97 वाला है, तुमको एरिया में इंक्रीमेंट करना है। कितना एरिया में इंक्रीमेंट करना है कि एफिशिएंसी जो है 98 पे पहुंच जाए। तो एफिशिएंसी 98 रख के देखो, मतलब डब्लू में तुम 98 करके देखो। क्यों, तो तुमको पहले ही पता है, एरिया रख दो, और यहाँ पे ln जो है ये तुम्हारा 1 - ये W जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तुम्हारी जो वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो आ चुकी है कितनी, 0.177। तो यहाँ पे तुमने 0.177 ही रखा। ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ा के तुमने कर दिया 98। तो एरिया नहीं निकाल पाओगे, एरिया तो निकाल पाओगे ना नेक्स्ट पोर्शन पे। ये तो तुमने 97 वाला निकाल रखा है, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो 97 पे है वो तुमने निकाल रखा है। अब वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो फिर रहेगा, क्योंकि उसी स्पीड से तुम मूव कराओगे, उसी ड्रिफ्ट से मूव कराओगे। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा एरिया है वो बदल जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से एरिया बदलना है। तो एरिया बदलना, कितना बदलना है वो पता करने के लिए तुमको क्या चाहिए, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला डाल के उसको निकालना होगा। वही फॉर्मूला वापस से लिखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम करोगे, और तुम्हारा एरिया निकल के आ जाएगा। आया करेक्ट? समझ में आ गया होगा ये पोर्शन, आया ना? क्लियर हुआ ये?
चलो, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लो, वापस से वीडियो देख लेना, वैसे तो देखते ही हो, वापस देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ या ना, अभी तक समझ आया? चलो 2-3 मिनट का ब्रेक देते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लो। फॉर्म भर लिए क्या? भर लियो? प्रियंका, फॉर्म भर लिए? सोनी, सोनी एंड रिजवाना आ गई। सोनी गायब। प्रियंका तुम कांस्टेंट है, बाकी सब तो गायब होते रहते हैं। चलो रिजवाना, हैव यू फिल्ड द फॉर्म? बताओ। अभी करूंगी फील बाकी। तो तुम लोग क्या मतलब कोई डाउट्स वाउट्स भी नहीं है क्या, तैयारी करना है, कैसे करना है? वो तो बोली थी यूनिट 4 कंप्लीट कर लिए है, तुम यूनिट 5 कंप्लीट कर लियो। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? इतना सारा मैजिक मैजिक चीजें पढ़ा दिया हूँ, सब समझ में आ गया है या नहीं आया है? कुछ तो बताओगे। इतने सारे चीजें पढ़ा दिए यार, कुछ तो बताओ। अभी ब्रेक चल रहा है 3 मिनट, उसके बाद लेते हैं क्लास। सारी चीजें समझ में आ गई क्या तुमको? देखो प्रियंका, डाउट्स नहीं पूछोगे ना, रजवाना
हिचकिचाओगे ना चीजों के लिए तो तुम्हारा ही नुकसान है। पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, समय भी एक ना पैसा होता है, ठीक है। और फिलअप फॉर्म काफी कम रेट में तुमको दे रहा है कोर्स, तो ये नहीं है कि उसके लिए ना तुम्हारा कुछ खराब नहीं हो रहा है, तुम्हारा खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है ना। अगर तुम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो समय खराब हो रहा है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो अभी बता दो कि सर मेरे को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, सर मेरे को समझने में दिक्कत हो रहा है, सर मेरे ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहे हैं, सर आप बस समझा दो, बता दो। कुछ तो कुछ तो होगा, तुम लोग रेगुलर स्टूडेंट हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं सब समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। अरे बाबा, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी ना हजारों डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हो, क्या डाउट्स आएगा तुम्हारे दिमाग में। रिजवाना तो कुछ कर ही नहीं रही है लग रहा है मेरे को। ऐसे मत पढ़ो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलो ठीक है, जो भी है देख लेना। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। हमारा अगला टॉपिक जो है, ओके, अगर अगला टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मार्क फेचिंग भी है। एक दो क्वेश्चन इसमें से 100% प्रोबेबिलिटी पे आती है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है। तो ये क्या है, प्लूम। प्लूम क्या होता है? प्लूम रेफर्स टू द पाथ एंड एक्सटेंट इन द एटमोस्फियर of gaseous effluents released from a source, usually a stack or a chimney। स्टैक और चिमनी से जो इफ्लुएंस बाहर निकलता है उसको हम प्लूम बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि द बिहेवियर ऑफ ए प्लूम emitted from any stack depends on the localized air stability। अब ये क्या समझे समझे। एक तो बोलता है कि जो प्लूम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो होता है पाथ और दूसरा होता है एक्सटेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ द गैसेस एफ्लुएंट, कितना दूर वो तुम्हारा काम कर रहा है, गैसेस एफ्लुएंट्स कितना दूर तक रिलीज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं मान के चलूं ये मेरा चिमनी है, चिमनी जो है वो कितना दूर तक अपना गैस छोड़ रहा है, एक तो लेंथ, इस पर डिपेंड कर रहा है। कभी कभी चिमनी क्या होता है, पाथ ऐसा भी होता है, कभी चिमनी का पाथ ऐसा भी होता है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे उन्होंने समझाया। फिर क्या बोला कि द बिहेवियर ऑफ ए फ्लूम, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ए फ्लूम emitted from a stack depends on the localized air stability। अब ये एयर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है मेरे को पता नहीं तुम लोग को। तुमको ये एयर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है? अनस्टेबल स्टेबल जो पढ़ाया था याद है या नहीं याद है? भाई बता दो यार, अभी बता दो, याद है या नहीं है अभी बता दो। अभी समझाएंगे यार, उसको फिर समझाना पड़ेगा। अरे यार, अब मेरी तैयारी की बात कर रहे हो, हम लोग को ना ऐसा नहीं करना पड़ता तैयारी, क्योंकि हम ईवीएस से ही थे। पहला प्लस पॉइंट था कि हम ईवीएस से ही थे, इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी हमने पहले ही कर रखी है। क्योंकि तुम एक नॉन ईवीएस बैकग्राउंड से हो तो तुमको सारे टॉपिक्स याद नहीं है, तुमको तो अभी पढ़ रहे हो, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। हम लोग तो पहले से पढ़े हुए थे ना। 2 साल जो जिस बंदे ने मास्टर्स किया है उसने 2 साल में अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है। ये बात है। अब तुम उसी कोर्स को 6 महीने या 1 साल में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो समय तो लगता है ना भाई, कॉन्सेप्ट समझने में समय लगता है, प्रॉब्लम नहीं है। जेआरएफ की तैयारी में हम लोग पहले से, हमको बहुत सारी चीजें पता थी, इसलिए हमारा निकला है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है कि तुम 2 महीने की तैयारी में नहीं निकाल सकते, बच्चों ने निकाला है, ओपन बोर्ड से पढ़ के भी बच्चों ने निकाला है। बट वही शर्त है कि ये लोग पढ़ते थे, टॉपिक्स को रिवाइज करते थे, एंड डाउट्स देयर मस्ट बी सम डाउट्स इनसाइड इट। ठीक है, ईवीएस था, इन्वायरमेंटल साइंस ही था, इस वजह से। अभी मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर दो। क्या तुमको एयर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है? हाँ या ना, पहले ये बताओ। हैव यू रिमेम्बर्ड द एयर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? याद है? भाई बहुत ही कठिन सिचुएशन में चल रहे हो तुम लोग, अगर ये सब याद नहीं है ना, फंस जाओगे एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा फ्लूम बिहेवियर से एयर स्टेबिलिटी पे, नहीं आएगा तो गया गड़बड़ सब। स्टेबिलिटी वाली क्लास देखो पहले पहले यूनिट में, याद है प्रियंका? अनस्टेबल एटमोस्फेयर क्या होता है, स्टेबल एटमोस्फेयर क्या होता है, ईएलआर और डीएलआर का सीक्वेंस बताओ। अगर गलत बताए तो फिर खत्म, आज यही क्लास समाप्त, पढ़ के आओगे फिर समझाऊंगा। रिजवाना तो देखा ही नहीं होगा, देख लिया है रिजवाना? रजवाना, हैव यू सीन? यूनिट 1 में तुमने स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट देखे? स्टेबिलिटी के, बस। तो भाई आज ये क्लास यहीं समाप्त होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट तुमने देखे नहीं है। तो बिना स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के आगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का जो पोर्शन है उसको पढ़ाना मुश्किल है। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जाके पढ़ो। स्टेबिलिटी मतलब लैप्स रेट, लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। हैं वीडियो लेक्चर्स हैं, जाओ देखो। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्लासेस कर रहे हो तो सीरियसली करो। यूनिट 1 का तुमने अभी तक नहीं देखा है, मतलब क्या मीनिंग है, पढ़ क्यों रहे हो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा ना एग्जाम में देने का, रेगुलर आने के बाद भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। लैप्स रेट के कॉन्सेप्ट जाकर रिवाइज करो। अब तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ 18 स्टूडेंट्स हैं, सर हम दोनों ही प्रेजेंट हैं, सर मजा नहीं आ रहा है ना, यही दिमाग में चल रहा होगा। भाई जितना कम कंपटीशन उतना बढ़िया रिजल्ट। जेआरएफ निकल जाने के बाद ना ये सब की बात भी नहीं चलेगी, आता दिमाग में ये सब। जेआरएफ एक बार निकल जाएगा तो ये तुम्हारे दिमाग में चलेगा कुछ? कुछ भी नहीं चलेगा। भाई तुम 2 बच्चे जेआरएफ निकाल दोगे ना, बम्बू हो जाएगा वो 18 बच्चों पे जिन्होंने अभी एडमिशन ले रखा है। बाकी बच्चे जो क्लासेस कर रहे हैं, जो क्लास के नाम पे बस ज्वाइन कर रखे हैं, उन पे बम्बू हो जाएगा। तुम सिर्फ 2 बच्चे तो निकाल दो जेआरएफ, रेगुलर हो निकल जाएगा एग्जाम, दिखा दो करके। भीड़ इकट्ठा क्यों करना है भाई, मेरे को नहीं समझ में आता है। मैं इसलिए क्लास में 1 या 2 बच्चा आता ना तो भी पढ़ाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो 2 बच्चा जो है उसमें से एक भी जेआरएफ निकालेगा ना, तो भी मेरा सपना फुलफिल हो जाएगा। तुम एक होके निकाल दो ना, एक ही निकाल दो, मेरे को तो और चाहिए भी नहीं। पढ़ लिए, पढ़ नहीं रहे हो रिजवाना, फायदा होगा नहीं। तुम 4 हाथ आगे बढ़ाओगे तो मैं 2 हाथ आगे बढ़ाऊंगा। प्रियंका जल्दी फिलर फॉर्म का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, और उसके बाद तुमसे कांटेक्ट करते हैं हम। रिजवाना यू ऑल्सो, जल्दी पढ़ाई करो, स्टेबिलिटी कंसेप्ट पढ़ के आओ यूनिट 1 का, तब प्लूम बिहेवियर आगे पढ़ाने का कोई मीनिंग है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त। अब आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे। लेकिन बाई 15 आई विल फिनिश दिस एयर पोल्यूशन एंटायर पोल्यूशन टॉपिक। भाई बी सीरियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ना मार्क फेचिंग है, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। हवा में मत लिया करो ये टॉपिक को, समझ में आया? चलो, चलो गुड नाइट, एंजॉय। लेकिन पढ़ क्या हो, बिना पढ़े मत आना।